अब हमने जितना भी अभी फिजिक्स में स्टडी किया है, चाहे वो लीनियर मोशन हो आपका, चाहे वो वर्क एनर्जी पावर हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे आपका मोशन ऑफ प्लेन हो, ठीक है। सब में एक चीज कॉमन थी, जो आपका मोशन था वो कैसा हो रहा था, स्ट्रेट हो रहा था, बिल्कुल सीधा। मतलब हम लोग ऐसे करके नहीं घूम रहे थे, है ना। अब रोटेशन में क्या हो जाएगा, जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है वो तो यूज होगा ही, उसका बेसिक जो होता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका रोटेशनल मोशन, जहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो घूमना क्या कर देता है, चालू कर देता है। रोटेशन क्या हो जाता है यहाँ पर, चालू। पहले हम सीधे जा रहे थे, सीधे, अब क्या होंगे, हम घूमना चालू कर देंगे। यानी कि वो सारे क्वेश्चंस जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो अभी तक कौन सा मोशन चल रहा था, लीनियर मोशन। उसको हम एक मोशन और बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, और इसको क्या बोला जाता है, रोटेशन मोशन। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो जितना भी हमारा बेसिक पढ़ा हुआ है, चाहे वर्क एनर्जी हो, चाहे वो आपका मोशन ऑफ प्लेन हो, सबका यूज फिजिक्स में, जो हर चैप्टर हम लोग पढ़ते चले जाते हैं उसका यूज अगले चैप्टर में होता है। ये खास बात है फिजिक्स में बहुत ज्यादा। इसलिए सारे जो चैप्टर्स होते हैं उसे ग्रिप में रखना पड़ता है, क्या पता किसका कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो जाए। तो हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है। केवल फॉर्मूले याद करने से फिजिक्स में और केवल उसको रटने से काम नहीं बनेगा, हमें पता होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल भी कैसे करना है, ठीक है। बंदूक केवल उठानी नहीं आनी चाहिए, चलानी भी आनी चाहिए। ये फिजिक्स सिखाती है हमेशा, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन पार्ट। किस फॉर्मूले का किस सवाल में किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें बेसिक से, बिल्कुल। पहले जरा डालिए जरा यहां पर, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। हाँ, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट आपका जहां पर उस बॉडी का पूरा मास क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। इस पेन को मैं तभी होल्ड कर सकता हूं जब ये इसका एक ऐसा पॉइंट प्रॉपर होना चाहिए सेंटर ऑफ मास पर, तब जाके ये पेन क्या होगा, होल्ड होगा, वरना गिर जाएगा। तो वो पॉइंट जहां पर हम प्रॉपर पेन को होल्ड कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट। ये ध्यान रखना है। तो ये जो पॉइंट हो गया इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास पॉइंट। यानी इसको जैसे हम लोग यहां पर रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, डिसबैलेंस नहीं होगा, वो यहीं का यहीं रख जाएगा। ये कहलाता है पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे जहां पर बॉडी का पूरा मास, होल मास इज कंसंट्रेटेड, होल मास इज कंसंट्रेटेड। ये तो क्या हो गया, इसका कॉन्सेप्ट हो गया। एप्लीकेशन के पार्ट में क्या आता है, फॉर्मूला आता है। जो पोजीशन होती है सेंटर ऑफ मास की, उससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम इसको, सीओएम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास को। तो पोजीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत सारे कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, एक्स सी एम इक्वल टू होता है हाउ मच, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और सो ऑन, ये चलता रहता है आपका, ठीक है ना। हो सकता है थ्री बॉडी सिस्टम हो सकता हो ना, टू बॉडी सिस्टम हो। और नीचे क्या आता है हमेशा, टोटल मास। ये जो एक्सीएम होता है, कैपिटल एक्सीएम, इसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट है। अब दूसरे हम बात करते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकती है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो आपका वाई एक्सिस हो, चाहे वो आपका जेड एक्सिस हो। फिजिक्स में क्या होता है, तीन एक्सिस लेते हैं। उसमें अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो एक को क्या बोलते हैं, आई कैप, इसको जे कैप, के कैप। आई, जे और के, तो क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, वाई सी एम इक्वल टू हो जाएगा हाउ मच, m1 y1 प्लस m2 y2, और ऐसे करके करते ये चलता रहेगा। फिजिक्स अच्छी करनी हो तो एक चीज और कही जाती है, हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अगर हम उसका साथ ही में एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, मतलब जैसे मान लीजिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा सेंटर ऑफ मास का, इसका हम जैसे ही एक सवाल लगा लेंगे, तुरंत हमें क्या आ जाएगा, फिजिक्स में क्वेश्चन वो आ जाएगा, कॉन्फिडेंस।
ये पैटर्न होता है फिजिक्स पढ़ाई करने का। जैसे हमने कोई कॉन्सेप्ट समझा, तुरंत लगा लिया उसका एक क्वेश्चन, तो पता चल गया कि भाई किस तरह का सवाल आने वाला है। बाद में लगाओगे तो क्या है ना, पैटर्न बिगड़ जाता है पढ़ाई का पूरा। क्लियर? तो आप जब भी घर में पढ़ाई किया करें तो कोशिश किया करें जो भी कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया है उसका एक सवाल तुरंत लगा लें। तो ये क्या आ गया आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। अब इसके बाद लिखेंगे अगला, अगला जो टॉपिक रहता है इसमें, अब लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो साइन होता है वो होता है कैपिटल आई। सेम रोल प्ले in rotation motion, in rotation motion as by mass in linear motion, linear motion। जो रोल मास प्ले करता है लीनियर मोशन में, वही रोल कौन प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? एक तरह से जो मास काम करता था लीनियर मोशन में, वही काम कौन करता है? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। किसमें? रोटेशन मोशन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? आई इसका सिंबल होता है। तो आई इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस। यानी अगर कोई बॉडी आपकी घूम रही है, कोई मास घूम रहा है, तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस एक्सिस से वो हमें लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे इसका फॉर्मूला हम लोग? आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम इंटू आर स्क्वायर। तो आर ही कहलाता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। एम क्या हो गया? मास हो गया। और आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ हाँ, यहाँ स्क्वायर भी आता है, सही कर लीजिए। मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस का क्या होता है? स्क्वायर होता है। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो क्या हो गई यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर। सिंपल है। मास की क्या होती है बेटा? केजी होती है। और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर होती है। तो क्या बन जाएगी इसकी यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक सेंटर ऑफ मास, और दूसरा क्या हो गया आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब आता है यहां पर हमारा लीनियर मोशन वर्सेस रोटेशन मोशन। इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? लीनियर वर्सेस रोटेशन मोशन। तो भाई जो हम लोग वर्ड्स यूज करते थे लीनियर मोशन है, वही तो यूज करेंगे, बस थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा उनका। अच्छा, लीनियर को एक और नाम बोलते हैं, इसको बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। तो उसको बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर वन, सबसे पहले कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी हमारी? डिस्प्लेसमेंट से या फिर डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या होता है लीनियर में? एस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एस। और यहां पर इधर बोलते हैं थीटा। तो लिख लीजिए, थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर का मोशन हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो लीनियर हो गया, ये आपका रोटेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है? वेलोसिटी आता है। तो क्या वेलोसिटी लिख सकते हैं हम लोग? लिखिए जरा वेलोसिटी। वी का मतलब क्या होता है? लीनियर
वेलोसिटी। यहां इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि डब्ल्यू। डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। तो एक हमारी बेटा कहलाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, फिर कहलाता है डब्ल्यू, कहलाता है आपका रेडियन पर सेकंड। ठीक है ना, ये किसकी यूनिट होती है, डब्ल्यू की यूनिट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों हमारा एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर 3 में अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये लो, तो अल्फा कहलाता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये चीजें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है अच्छे से। अब ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 लिखेंगे अब। अगली टर्म्स कौन सी लेंगे, वेलोसिटी लेने के बाद क्या आ गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद क्या आ जाएगा, फोर्स। तो फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पर, एफ। एफ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। यहां पर क्या यूज करते हैं फोर्स के लिए, टॉर्क। तो यहां पे आएगा नंबर 4 में टॉर्क। टाउ होता है आपका टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि एफ इंटू में आर। तो एफ इंटू आर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, न्यूटन मीटर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है, फोर्स निकाल लिया, फोर्स के बाद क्या लेंगे अब, मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है ना, तो पी क्या हो जाएगा आपका, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। तो पी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का उल्टा क्या होता है, इसका लिख लेंगे जरा नंबर 5 में, एल। एल का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, एल बराबर होगा एंगुलर मोमेंटम। ये ध्यान रखना है, एंगुलर मोमेंटम। यहां लिखेंगे बेटा एल बराबर पी इंटू में आर। पी आपका कहलाता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब आगे देखो, नंबर 6। मोमेंटम के बाद क्या लिख सकते हैं, मास का क्या लिख लिया, मोमेंट ऑफ, अच्छा मास हमें स्टार्टिंग में लिखना था एक्चुअली। यहां पर एक टर्म लिख लीजिए नंबर 4 में, मास, एम। एम का रिवर्स क्या होता है मास का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे स्टार लगा लें। मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आई, यानी कि होता है इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कुछ कंपैरिजन है जो बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम्स के लिए, ताकि पता होना चाहिए। अगर कभी भी हम भूल जाते हैं तो उसका जो बेसिक होता है वो पता होना चाहिए, लीनियर मोशन का बेसिक जो होता है। अब आगे देखो यहाँ पर नंबर 6। एक होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम ऑन टाइम। तो यहां पर लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ।
न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हम लेते हैं तो क्या लेंगे यहाँ पर, फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, तो क्या लेना पड़ेगा, एफ इक्वल टू लेना है डीपी अपॉन में dt। इसका नाम क्या होता है, ये डी अपॉन जो dt लिखा है इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, रेट ऑफ चेंज। यानी हमें एक बात याद रखनी है, जहां पर भी आपका क्या होता है डी अपॉन डी टी होता है, उसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे रीडिंग करते हैं इसको। अगर हम इसका रिवर्स बनाएंगे यहां पर तो क्या आएगा, बताओ जल्दी से। फोर्स का उल्टा क्या होता है, टॉर्क, तो बताओ यहां पर क्या लेंगे, लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ, एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ भाई, फोर्स का उल्टा क्या होता है, टॉर्क होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल टू, पी का उल्टा क्या होता है, एल होता है, तो क्या लेंगे यहाँ पे, एल लेंगे, तो क्या आ गया, डी एल अपॉन में डी टी। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रहेगा, इस तरीके से लिख लीजिए इसको जल्दी से। इस तरीके से हम मल्टीपल कंपैरिजन कर सकते हैं, किसके बीच में, लीनियर के बीच में और रोटेशन के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। डीएल का मतलब क्या होता है, चेंज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल। अब आगे लिखिए अगला। अच्छा, फोर्स लिखने के बाद हम कहां बढ़ जाएंगे, अगला आता है हमारा पावर या फिर वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर में, हाँ नंबर 7 देखें, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही है भाई। अगर इसको चेंज कर रोटेशन में कितना हो जाएगा, ये आएगा कितना, हाउ मच, वर्क इक्वल टू आएगा टॉर्क इनटू में थीटा, हाँ टॉर्क लिखिए टाउ इनटू में थीटा। तो जो फॉर्मूले हमने ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़े थे लीनियर में, हमें केवल उसको ध्यान रखते हुए एक नया कंसेप्ट तैयार करना है रोटेशन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे। देखो नंबर 8, अच्छा 8वां था ये, ठीक है, अब 9th लिखेंगे। अब आता है बच्चों आपका पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर का एक फॉर्मूला और होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, बहुत सारे हैं ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर इसको चेंज करोगे यहां पर तो कितना आएगा, पावर को हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, हाँ पावर इक्वल टू आएगा टॉर्क मल्टीप्लाई, वी को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू, एंगुलर वेलोसिटी। अब आता है बच्चों आपका काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर में देखा जाए, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ, हाँ तो लिख लीजिए यहां पर, नंबर सही कर लेना, ठीक है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आई डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन में 2। मतलब एक हो गया आपकी लीनियर मोशन में और एक हो गया रोटेशन में। अगर बॉडी आपकी मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर घूम भी रही है तो कौन सी एनर्जी हो जाती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखना है, हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर। अब आगे है ना, इस तरीके से हम कन्वर्जन एग्जाम में कर सकते हैं, मल्टीपल कन्वर्जन। अब एक फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे टॉर्क में तो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। इसे कन्वर्ट करिए किसमें, टॉर्क में, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू एम की जगह क्या आता है, आई, आई इंटू एल्फा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू, सॉरी पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। इसे कन्वर्ट करिए जल्दी से, कितना हो जाएगा, एल बराबर आई इंटू डब्ल्यू।
तो भाई हम कन्वर्जन कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन का, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोटेशन मोशन में। तो आपका जो फोर्स है वो किस में कन्वर्ट हो गया, टॉर्क में, और जो लीनियर मोमेंटम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एंगुलर मोमेंटम में। इतना याद रहेगा सबको, अच्छे से लिख लिया सब लोगों ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है आगे, यहां देखिए भाई, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तब लगाया जाता है जब कोई बॉडी आपकी घूम रही है। तो मोमेंटम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। जितना मोमेंटम पहले उतना मोमेंटम बाद में। पोटेंशियल एनर्जी में कोई ऐसा कोई है ना, हाँ नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में देखो जरा, चलिए क्या होगा, L2 बराबर L1। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, I2 इंटू में W2 इक्वल टू होता है I1 इंटू W1। भाई W का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन में कैपिटल T होता है। तो ये कहला गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का। तो ये हो जाएगा I2 इंटू में 2 पाई अपॉन में कैपिटल T2 इक्वल टू I1 इंटू 2 पाई अपॉन में कैपिटल T1। ये बहुत यूज होता है, ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोई भी बॉडी घूम रही है उसमें पूछा जाएगा आपसे, टाइम पीरियड दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लर्न करने पड़ते हैं। रिंग हो गया आपका, डिस्क हो गया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर के अबाउट mr²। डिस्क का क्या होता है, सेंटर के अबाउट हाफ mr²। तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बोल रखे हैं कि सेंटर के अबाउट आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चैप्टर उतना टफ नहीं है जितना लगता है, अगर हम उसको पढ़ें ध्यान से तो उतना टफ नहीं रहेगा, ठीक है ना, कनेक्शन से पढ़ेंगे अगर। अब अगला लिखिए जरा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपसे क्या बोलती है, अगर आपको किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो क्या लेते हैं उसमें, मान लीजिए हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, किसी डिस्टेंस पे यानी कि डी डिस्टेंस पर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपका बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको आई, ठीक है ना। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है अगर कोई बॉडी आपकी किसी डिस्टेंस पे रखी है और हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, अबाउट दिस पॉइंट, पॉइंट पी, हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी डी डिस्टेंस पर, और दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो कैसे निकालते हैं इसको, I2 बराबर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, आई दे रखा है, साथ में डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा हमें, m इंटू D²। यानी अगर हमें एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और हमें उसको किसी भी डी डिस्टेंस पर जाके निकालना है, लेकिन कंडीशन याद रखना, लाइन कैसी होनी चाहिए आपकी, पैरेलल होनी चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो गया, I2 इक्वल टू हो गया I प्लस m इंटू D²। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इस पॉइंट के अबाउट यानी कि डी पॉइंट के अबाउट, तो निकालने का मेथड क्या हो जाएगा, निकालने का मेथड ये है कि आपको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए जो कितना दे रखा है, आई दे रखा है, साथ में आपको क्या पता होना चाहिए, डी डिस्टेंस पता होना चाहिए कि इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, अभी हम इसको अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हाँ इसको लिख लीजिए, और ये बॉडी हो गई आपकी एक, दिस इज योर बॉडी, ओके। ऐड कर लिया है हमें P के अबाउट, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट पॉइंट P,
किसी पॉइंट P के अबाउट आपका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ठीक है। अब जरा देखो इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन पार्ट देखें। अब एक होती है बच्चों आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखो क्या होती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहती है आपकी अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तब तीन एक्सिस क्या हो आपकी परपेंडिकुलर, थ्री एक्सिस क्या हो परपेंडिकुलर। अगर बच्चों आपकी तीन एक्सिस परपेंडिकुलर हैं और आपको किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए आपको निकालना है आई जेड के अबाउट तो इक्वल टू लिखेंगे आई एक्स प्लस आई वाई। आपको गिवन है एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, वाई के अबाउट आपको क्या दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, आपसे पूछा जाएगा कि जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। कंडीशन याद रखना, इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है जिस भी एक्सिस के अबाउट वो हमेशा क्या होते हैं परपेंडिकुलर्स होते हैं, क्या होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर। अब हम इन दोनों थ्योरम का यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन, ताकि समझ में आ जाए इसका यूज कैसे करना है। देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो हाँ बता देना, अरे किसी के पास कड़ा है क्या, एवरीवन नहीं है, है दूसरा कोई, अच्छा चौथा अर्थ नहीं हो, चलो होता तो मैं बेटर से समझ पाता। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी मान लीजिए आपके पास एक रिंग है कोई भी, उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर, कितना होता है एम आर स्क्वायर, ये तो फिक्स है सेंटर के अबाउट। अब हमें निकालना है कि डायमीटर के अबाउट कितना होगा, किसके अबाउट डायमीटर। तो बड़े ध्यान से देखना, लिखें लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, तो लिखें आई एक्स बराबर आई प्लस आई वाई बराबर आई। डायग्राम सामने देखना ध्यान से, डायग्राम दे रखा है, ये आपका सेंटर हो गया डायमीटर, यहां से दो लाइन जा रही हैं, एक दो, आई और आई। हम जानते हैं कि जो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर, हमें बताना है डायमीटर के अबाउट कितना होगा। अच्छा कितनी एक्सेस हो रही है यहाँ पॉसिबल, तीन। मान लेते हैं ये भी लाइन क्या होती है डायमीटर, इसको भी क्या बोलते हैं डायमीटर, और हमें क्या दे रखा है इसके सेंटर के अबाउट दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें बताना है डायमीटर के अबाउट क्या होगा, तो क्या यूज करेंगे यूजिंग द लॉजिक ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो ये कहती है अगर आपके तीन एक्सिस अगर परपेंडिकुलर दे रखे हैं और आपको दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हो, तीसरे का निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, यहां पर हमें पूछा गया है आई जेड, आई का मतलब हो गया आई जेड लिखेंगे अबाउट सेंटर, सेंटर के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, तो लिखेंगे यहां पर एम आर स्क्वायर, ठीक है। यूजिंग करें यूजिंग द लॉजिक ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लगाएं लॉजिक क्या होता है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, तो यहां पे लिख लेंगे आई एक्स, यहां पे लिख लेंगे आई वाई, ठीक है। लिखिए एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई प्लस आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन टू आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई इक्वल टू
mr² / 2 अबाउट डायमीटर। यानी एक चीज हमें समझ में आ गई, हमने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया है यहाँ पर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल किया है। दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लेट किए, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। हमें एक आपको दे रखा है mr², तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा mr² / 2 अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का, mr² / 2 होता है। ये एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे दूसरा वाला, उसमें आप करिएगा जरा इस तरीके से डायग्राम बनाएं। अबाउट दिस एक्सिस, टेंजेंट IT, और ये क्या हो गया ID, डायमीटर। अब देखो ध्यान से, डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था आपका, कितना आ रहा था mr² / 2। अब हमें बताना है, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट, हाँ बोलो। IT का मतलब टेंजेंट, D का मतलब डायमीटर। इसका पॉइंट यहां पे ऐड कर लो, ठीक है, IT। ओके, अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। मतलब एक लाइन जो डायमीटर की है और जो आपका टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। हमें बताना है इस लाइन के अबाउट आपका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यूजिंग द लॉजिक ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है आपसे, अगर कोई आपको डिस्टेंस दे रखी हो और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो किसी भी बॉडी का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, IT इक्वल टू, यूजिंग द लॉजिक ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो लिखें IT इक्वल टू हो जाएगा ID प्लस m/r²। हमें टेंजेंट के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें डायमीटर का दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग, क्योंकि लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और जब भी लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं तो कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखेंगे। कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, IT इक्वल टू आएगा, डायमीटर कितना निकाला, डायमीटर के अबाउट mr² / 2 प्लस कितना आएगा mr², तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3mr², 3mr² / 2। तो हमने क्या किया बच्चों, टेंजेंट के अबाउट निकाल लिया है। कितना निकाल लिया है, 3mr² / 2 निकाल लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। ये कौन सा वाला टेंजेंट है, जब आपका टेंजेंट किसके पैरेलल होता है, डायमीटर के पैरेलल। क्या इस तरीके से हम डिस्क का भी निकाल सकते हैं, निकालें जरा डिस्क। डिस्क का सेंटर के, हाँ तो इसके अबाउट ही निकाला है। लेकिन कभी कभी जो टेंजेंट होता है वो डायमीटर के पैरेलल नहीं होता है, वो फिजिक्स का स्पेशल केस माना जाता है। हाँ वो पढ़ना पड़ेगा हमें भी, ठीक है। Okay. चलिए, हाँ तो अभी स्पेशल केस नहीं डिस्कस करना है, अभी तो हमें डिस्क का ही निकालना है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर के अबाउट, हाँ डिस्क का क्या होता है, ½ mr²। अब ये बताओ कि उसका डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, निकालो जल्दी से, यूजिंग द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कितना आएगा, तो बच्चों हमारे पास एक डिस्क है, तो डिस्क, दिस इज योर बेटा डिस्क। डिस्क का मतलब है कि पूरा का पूरा कैसा होगा, सॉलिड होगा। हमारे पास सेंटर का दे रखा है, हमें बताना है कि इसका जो डायमीटर होगा इसके अबाउट कितना होगा। इसका दे रखा है, ये लिखा है आई डायमीटर, ID डायमीटर।
तो हमें बताना है डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, यूजिंग द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लेट करेंगे यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको लेट कर लो x, ठीक है ना। तो यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट आई एक्स इक्वल टू आई और आई वाई इक्वल टू क्या होता है आई, लेट आई जेड इक्वल टू, ये बताओ सेंटर के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। लगाएं फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्योंकि दोनों डायमीटर है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या लेट किया है, कैपिटल आई लेट किया है, क्या लेट किया है, कैपिटल आई। तो इसका कितना हो जाएगा, सेंटर के अबाउट कितना होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बराबर हाउ मच, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। चलिए वैल्यू पुट करेंगे जल्दी से, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू होता है आई प्लस आई। कितना आ जाएगा आंसर सॉल्व करने पर, ये आएगा बच्चों 2i इक्वल टू डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, आई डी बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन 4। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डायमीटर के अबाउट वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें बच्चों, डिस्क की बात करें, तो डिस्क का कितना होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन में कितना होता है, 4 होता है। क्या इतना सब बच्चों को क्लियर होता जा रहा है किस तरीके से निकालते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब निकालो किसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट। टेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डायमीटर के पैरेलल। चलिए निकालो जल्दी से, अबाउट डिस्क, ये रहा आपका सेंटर डायमीटर, इसको जरा बी से खींचेंगे लाइन, हाँ ये हो गया आई टी टेंजेंट। लेट करो यहां पर रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। डायमीटर के अबाउट आपको दे रखा है, तो यूजिंग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट। क्योंकि टेंजेंट आपका बेटा पैरेलल है इसके एक्सिस के, तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट आपका पैरेलल दे रखा है, कितना निकालें जल्दी से बताएं। हाँ जी, क्या होता है फॉर्मूला, हमें इसके अबाउट निकालना है, अबाउट टेंजेंट, आई टी बराबर आई डी प्लस डिस्टेंस कितनी दे रखी है आर, एम आर स्क्वायर। चलिए आई डी कितना होता है अबाउट डायमीटर डिस्क का, एम आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो अबाउट टेंजेंट कितना हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 4। बच्चों ये सारे के सारे जो मैंने केसेस करवाए हैं सारे नॉर्मल केसेस में आते हैं, क्योंकि आपको विजिबिलिटी दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि जो टेंजेंट है वो डायमीटर के क्या है, सीधा पैरेलल है। अभी इसके स्पेशल केस बाकी हैं। स्पेशल केस में क्या होता है, आपको विजिबिलिटी नहीं दिखाई देगी कि ऐसा हो भी रहा है नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो। उसमें थोड़ा सा क्या रहता है, उसमें क्लियर होना चाहिए डायग्राम, है डायग्राम एकदम से क्लियर नहीं होता है स्पेशल केसेस में। ये नॉर्मल केसेस होते हैं जहां पर हमें डायग्राम देख के समझ में आ जाता है। तो ये क्या हो गया, टेंजेंट के अबाउट हो गया आपका, और इसके क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया। सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कैसे करना है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी यूज कैसे करना है। अगर 3 एक्सिस परपेंडिकुलर है तो वहां पे क्या लगता है, परपेंडिकुलर एक्सिस, 2 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिए जाएंगे, आई और आई जो भी दिया जाए क्वेश्चन में, तीसरे का आपको निकालना पड़ेगा। पैरेलल कहां लगेगी, जब आपके 2 एक्सिस कैसे हो, पैरेलल हो। तो केवल हमें ये बस पता था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। लेकिन हमने उससे कितने फॉर्मूले निकाल लिए, 3 निकाल लिए, 2-3 फॉर्मूले। वैसे ही कैसा होता है आपका डिस्क का भी होता है, डिस्क का क्या होता है आपका हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन हमने क्या किया उससे 2 और निकाल लिए। तो जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सारे के सारे आपको ड्राइव करने आना चाहिए। फिजिक्स में हर एक्सप्रेशन को ड्राइव करना आना चाहिए, उससे क्या हो जाती है, सवाल सॉल्व करने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। जैसे आप एग्जाम वगैरह में करके आएंगे इस तरह के सवाल। जैसे मान लीजिए एक रॉड हो गया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है,
स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम में याद रखनी पड़ेंगी। इतना याद रहेगा सबको अच्छे से, पक्का। अब एक चीज और होती है, जब भी कोई बॉडी आपकी मूव करती है तो उसमें क्या बोला जाता है, कि आप बॉडी रोल हो रही है अच्छे से, प्रॉपर नहीं हो रही, रोलिंग मोशन हो रहा है, कि दोनों मोशन हो रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बॉडी आपकी क्या कर रही है, रोल कर रही है, रोलिंग मोशन, रोलिंग प्लस काइनेटिक। मतलब बॉडी आपकी आगे भी बढ़ी जा रही है और साथ में घूम भी रही है, दोनों मोशन हो रहे हैं। उस समय उनके पास जो एनर्जी होती है वो कितनी एनर्जी होती है, दो एनर्जी होती है। एक हो गया आपका नॉर्मल एनर्जी, क्या होती है नॉर्मल एनर्जी आपकी, एक होती है, अगर टोटल एनर्जी की हम लोग बात करें, टोटल एनर्जी तो कितनी हो जाती है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए एक पहिया घूम रहा है, ठीक है, वो आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है, v, और वो घूम रहा है w से। किससे घूम रहा है ये, w, w से ये पहिया घूम रहा है, व्हील आपका, ठीक है ना, ये जो व्हील है आपका, ये w से घूम रहा है और v से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। यानी इसमें कौन कौन सी वेलोसिटी होगी आपकी, लीनियर भी होगी, साथ में कौन सी होगी, एंगुलर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है किसी भी बॉडी पर, काइनेटिक क्या हो जाता है आपका, हाफ mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ I W²। तो क्या लिखेंगे यहां पर, हाफ I W²। यानी जब ये बॉडी आपकी मूव करती है तो याद रखना उसमें दो तरह की एनर्जी आपको मिलेंगी, एक आएगी रोटेशन की वजह से, एक आएगी लीनियर की वजह से। एक हो गया हाफ mv², एक क्या हो गया, हाफ I W²। क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमें किस में चाहिए होता है, आर में चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, v की जगह क्या लिख देते हैं, WR, क्योंकि v का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू होता है W इंटू आर। तो v का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, W इंटू आर। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रहेगा सारा का सारा, ठीक है। v की वैल्यू क्या होती है, WR, फिर हम क्या कर देंगे यहाँ पे, W का स्क्वायर कर देंगे, R का भी स्क्वायर कर देंगे। R क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, v का फॉर्मूला होता है W इंटू आर, पढ़ा है ना, v का फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू आर। लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर जो वेलोसिटी होती है, दोनों में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन आपको ध्यान रखनी है, v इक्वल टू क्या होता है, WR। फिजिक्स में कुछ ही कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी जो सवालों की जो वैरायटी है वो बहुत ज्यादा कर रखी है फिजिक्स में, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है अगर हम फिजिक्स की बात करें। याद रहेगा इतना सब लोगों को अच्छे से। अभी एक छोटा सा टास्क भी लिखना है साथ में, ओके। तो टास्क लिखिए जरा एक बार, जरा क्या करना है रोटेशन में सब लोगों को।